नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने हिंदी बिब्लियोफाइल चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आपको ये ऑडियो बुक की सीरीज पसंद आ रही होगी। आपको ये सीरीज पसंद आ रही है या नहीं, इसकी जानकारी आप इस वीडियो में लाइक और कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, आप हमें ये भी बता सकते हैं कमेंट में कि आपको अगली ऑडियो बुक किस पुस्तक की चाहिए। और आप लोगों को शुक्रिया भी करता हूँ कि आपने हमें इतना प्यार और सपोर्ट दिया। और उन सबों को तहे दिल से शुक्रिया जिन्होंने उस समय सपोर्ट दिखाया जब मेरे चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ा था, और कुछ ऑडियो बुक्स को यूट्यूब ने हम मेरे चैनल से रिमूव भी कर दिया था। और हाँ, आप हमें हमारे अगले अचीवमेंट के लिए सपोर्ट करें, जो कि है 500 सब्सक्राइबर्स का। और हमें उम्मीद है कि आप इसमें मदद जरूर करेंगे। तो जैसा कि हम कर रहे हैं अभी, द साइकोलॉजी ऑफ मनी पुस्तक की ऑडियो बुक, जो कि मॉर्गन हॉसल के द्वारा लिखी गई है, उसका अध्याय 19 करने वाले हैं आज हम, जो कि है अब सब साथ में। बधाई हो, आप अब तक पढ़ रहे हैं। अब समय है उन चीजों को साथ पिरोने का जो हमने अब तक सीखी। यह अध्याय एक सारांश की तरह है, कुछ छोटे और कार्रवाई योग्य पाठ जो आपको बेहतर वित्तीय निर्णय लेने में सहायता कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक डेंटिस्ट के अपॉइंटमेंट के बारे में एक कहानी सुनाना चाहूंगा जो पूरी तरह से गड़बड़ हो गया। यह हमें इस बारे में महत्वपूर्ण सीख दे सकता है कि धन संपत्ति के प्रबंधन को लेकर सलाह देने के क्या खतरे हो सकते हैं। क्लेरेंस ह्यूजेस 1931 में डेंटिस्ट के पास गए। उनके मुंह में बेतहाशा दर्द था। उनके डेंटिस्ट ने उन्हें दर्द कम करने के लिए एनेस्थीसिया दे दिया। घंटों बाद जब क्लेरेंस जागे तो उनके 16 दांत और टॉन्सिल्स जा चुके थे, और फिर सब गलत हो गया। एक सप्ताह बाद सर्जरी की जटिलताओं के कारण क्लेरेंस की मृत्यु हो गई। उनकी पत्नी ने डेंटिस्ट पर मुकदमा दायर कर दिया, लेकिन इसलिए नहीं कि सर्जरी में गड़बड़ हुई। 1931 में हर सर्जरी में जान जाने का जोखिम रहता था। उनकी पत्नी के अनुसार क्लेरेंस ने कभी भी सर्जरी के लिए सहमति नहीं दी थी, और अगर उनसे पूछा गया होता तो भी वे नहीं देते। यह मामला अदालतों में चलता रहा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 1931 में डॉक्टर और मरीज के बीच सम्मति इतनी पारदर्शी नहीं थी। एक अदालत ने संक्षेप करते हुए कहा कि डॉक्टरों को सर्वश्रेष्ठ मेडिकल निर्णय लेने की स्वतंत्रता की आवश्यकता है। इसके बिना हम विज्ञान की उन्नति का लाभ नहीं उठा सकते। अधिकांश इतिहास में एक डॉक्टर का लोकाचार मरीज को ठीक करना होता था, और मरीज डॉक्टर के इलाज के बारे में जो भी सोचता हो वह महत्वपूर्ण नहीं होता था। डॉक्टर जे केट्स ने अपनी किताब द साइलेंट वर्ल्ड बिटवीन डॉक्टर एंड पेशेंट में इस दर्शन शास्त्र के बारे में लिखा। डॉक्टर को लगता था कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए वे अपने मरीजों की शारीरिक और भावनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बाध्य थे, और वह भी अपने प्राधिकार की में इलाज संबंधी निर्णय लेते हुए मरीजों से परामर्श किए बिना। यह धारणा कि मरीजों को भी डॉक्टरों के साथ मिलकर निर्णय लेने का अधिकार हो सकता है, यह कभी भी औषधि के लोकाचार का भाग नहीं था। इसमें कोई अहंकार या द्वेष नहीं था, यह दो बिंदुओं की एक धारणा थी। हर मरीज अच्छा होना चाहता है, पहला। दूसरा, उनके इलाज का एक ही वैश्विक और सही तरीका है। अगर आप इन दो बातों में विश्वास रखते हैं तो मरीजों की सम्मति ना लेने का मतलब समझ में आता है। लेकिन औषधि इस तरह नहीं चलती। पिछले 50 वर्षों में मेडिकल स्कूल धीरे धीरे बीमारी का इलाज करने से मरीजों का इलाज करने की ओर रुख कर चुके हैं, जिसका मतलब था इलाज की योजनाओं के विकल्प तैयार करना और फिर मरीज को उनमें से सर्वश्रेष्ठ विकल्प चुनने देना। इस प्रचलन का एक कारण मरीज संरक्षण नियम थे, और एक अन्य कारण केट्स की प्रभावशाली किताब, जिसके अनुसार औषधि में क्या उचित है इस बारे में मरीजों के मत बहुत भिन्न होते हैं। इसलिए उनके विचारों को ध्यान में रखना आवश्यक है। केट्स ने लिखा, यह मान लेना बहुत ही खतरनाक मूर्खता है कि अपनी कला और विज्ञान के अभ्यास में चिकित्सक अपनी नेक नियति और सही विकल्प चुनने की अपनी योग्यता पर निर्भर कर सकते हैं। यह इतना आसान नहीं है।
औषधि एक जटिल पेशा है और डॉक्टरों एवं मरीजों के बीच एक का परस्पर विचार विमर्श भी जटिल होता है। वह आखिरी पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। औषधि एक जटिल पेशा है और डॉक्टरों एवं मरीजों के बीच का परस्पर विचार विमर्श भी जटिल होता है। क्या आप जानते हैं और कौन सा पेशा है जो इसके समान है? वित्तीय सलाह। मैं आपको नहीं बता सकता कि आपको अपने पैसे के साथ क्या करना चाहिए। क्यों मैं आपको नहीं जानता? क्योंकि मैं आपको नहीं जानता। मैं नहीं जानता कि आपको क्या चाहिए। मैं यह भी नहीं जानता कि आपको यह कब चाहिए और मैं यह भी नहीं जानता कि आपको यह क्यों चाहिए। इसलिए मैं आपको नहीं बताऊंगा कि आपको अपने पैसे के साथ क्या करना चाहिए। मैं आपके साथ ऐसा नहीं कर सकता जैसा उस डेंटिस्ट ने क्लेरेंस ह्यूजेस के साथ किया। लेकिन निसंदेह रूप से डॉक्टर और डेंटिस्ट अयोग्य नहीं होते। उनके पास ज्ञान होता है। वे संयोग अनुपात को समझते हैं। वे जानते हैं क्या काम करता है। तब भी जब मरीज उनके लिए कौन सा इलाज सही है, इसके बारे में अलग निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। वित्तीय सलाहकार भी इसी तरह होते हैं। धन संपत्ति को लेकर कुछ वैश्विक तथ्य होते हैं। जब भी तब भी अगर लोग इस बारे में अलग-अलग निष्कर्ष निकालें कि उन तथ्यों को अपने धन पर कैसे लागू किया जाए। इसे ध्यान में रखकर आइए कुछ ऐसी छोटी अनुशंसाओं को देखते हैं जो आपको अपने धन के साथ बेहतर निर्णय लेने में सहायता कर सकती है। सब अच्छा होने पर विनम्रता और खराब होने पर क्षमा, दया भाव ढूंढने का जितना हो सके उतना प्रयास करें। क्योंकि कुछ भी इतना अच्छा या खराब नहीं होता जितना दिखाई देता है। संसार बड़ा और जटिल है। भाग्य और जोखिम दोनों ही वास्तविक और पहचानने में कठिन हैं। खुद को और दूसरों को आंकते हुए यह ध्यान में रखिए, भाग्य और जोखिम की ताकत का आदर कीजिए और आपके ऐसी चीजों पर ध्यान देने की संभावना अधिक होगी जो आपके नियंत्रण में हो। साथ ही आपकी सही प्रेरणा स्रोत व्यक्तियों को ढूंढने की संभावना भी अधिक होगी। कम अहंकार, अधिक संपत्ति। पैसे की बचत आपके अहंकार को और आय के बीच का अंतर है और संपत्ति वह है जो दिखाई नहीं देती। इसलिए संपत्ति का निर्माण जो आप आज खरीद सकते हैं, उसकी चाह को दबाकर किया जाता है ताकि आपके पास भविष्य में अधिक चीजें या विकल्प हों। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना कमाते हैं, जब तक आप इस पर लगाम नहीं लगाते कि आप आज अपने पैसे के साथ कितनी ऐश कर सकते हैं। आप संपत्ति का निर्माण नहीं कर सकते। अपनी धन संपत्ति का प्रबंधन इस प्रकार करें कि आप रात में चैन की नींद सो सकें। यह कहना इससे अलग है कि आपको सर्वाधिक प्रतिफल कमाने का लक्ष्य रखना चाहिए या अपनी आय का एक नियत प्रतिशत बचाना चाहिए। कुछ लोग तब तक चैन से नहीं सोएंगे जब तक वे सर्वाधिक प्रतिफल ना कमा रहे हों। दूसरे तभी तृप्त अनुभव करेंगे अगर उन्होंने रूढ़िवादी रूप से निवेश किया हो। हर किसी का अपना ही ढंग होता है, लेकिन क्या इससे मुझे रात में अच्छी नींद आएगी का आधार सभी वित्तीय निर्णयों के लिए सर्वश्रेष्ठ सार्वलौकिक दिशा निर्देश पट है। यदि आप एक निवेशक के रूप में सफल होना चाहते हैं, तो सबसे शक्तिशाली चीज जो आप कर सकते हैं वह यह है कि अपनी समय परिधि को बढ़ाना। निवेश के समय सबसे शक्तिशाली बल है। यह छोटी चीजों में वृद्धि कर उन्हें बड़ा कर देता है और बड़ी गलतियों को धुंधला कर देता है। यह भाग्य और जोखिम को निष्प्रभावित नहीं कर सकता, लेकिन यह नतीजों को उस दिशा में मोड़ देता है जिसके लोग पात्र होते हैं। बहुत सी चीजों के गलत हो जाने को स्वीकारना सीखिए। आप आधे से अधिक बार गलत हो सकते हैं और फिर भी विपुल संपत्ति प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि न्यून संख्या में कुछ चीजें अधिकांश परिणामों का कारण होती हैं। आप चाहे अपने पैसे के साथ कुछ भी कर रहे हो, आपको बहुत सी चीजों के काम न करने पर संतोष करना होगा। संसार ऐसा ही है। इसलिए आपको अपनी उपलब्धियों का आकलन अपने पूरे पोर्टफोलियो की ओर देख कर करना चाहिए, ना कि अलग-अलग निवेशों के आधार पर। बड़ी मात्रा में खराब निवेश और कुछ एक उत्कृष्ट निवेश होने में
कोई बुराई नहीं है। आमतौर पर यह सर्वश्रेष्ठ परिदृश्य होता है। अपने काम का आकलन करते समय अपने अलग-अलग निवेश पर ध्यान केंद्रित करने से विजेता वास्तविकता से अधिक मेधावी नजर आते हैं और हारने वाले उससे अधिक खेदजनक नजर आते हैं, जितना उन्हें होना चाहिए। संपत्ति का प्रयोग अपने समय पर नियंत्रण के लिए कीजिए, क्योंकि अपने समय पर नियंत्रण ना होना खुशी के लिए एक शक्तिशाली और सार्वलौकिक अवरोध है। आप जो करना चाहें, जब करना चाहें, जिसके साथ करना चाहें, जब तक करना चाहें, इसकी क्षमता वित्त में मौजूद अधिकतम लाभांश प्रदान करती है। कम दिखावटी और अधिक अच्छे बनिए। कोई भी आपकी जायदाद से इतना प्रभावित नहीं होता जितना आप खुद होते हैं। आप सोचते हैं कि आपको एक महंगी कार और बढ़िया घड़ी की जरूरत है, लेकिन संभवतः जो आपको चाहिए वो सम्मान और प्रशंसा है, और उन्हें प्राप्त करने की अधिक संभावना दया और विनम्रता के द्वारा है, बजाय हॉर्स पावर और क्रोम के। बचत कीजिए, बस बचत कीजिए। आपको बचत के लिए किसी विशेष कारण की आवश्यकता नहीं। कार, अग्रिम भुगतान या फिर किसी मेडिकल इमरजेंसी के लिए बचत करना अच्छा है, लेकिन उन चीजों के लिए बचत करना जिन्हें परिभाषित करना या जिनका अनुमान लगाना असंभव है, बचत करने के सबसे अच्छे कारणों में से एक है। हर किसी का जीवन अप्रत्याशित चीजों की एक जंजीर है। बिना किसी विशेष उद्देश्य के लिए की गई बचत जीवन की निश्चित अप्रत्याशाओं के विरुद्ध ढाल होती है। सफलता के मूल्य को परिभाषित करें और फिर उसे चुकाने को तैयार रहें, क्योंकि कोई भी लाभप्रद चीज मुफ्त में नहीं मिलती। और याद रखिए, अधिकतर वित्तीय मूल्यों पर प्रत्यक्ष प्राइस टैग नहीं होता। अनिश्चित, दुविधा और पछतावा वित्त की दुनिया में आम मूल्य हैं, और वे अक्सर चुकाने योग्य होते हैं, लेकिन आपको उन्हें जुर्माने के बजाय सजा जिससे बचा जाए शुल्क के रूप में देखना चाहिए, बदले में कुछ अच्छा पाने के लिए चुकाना लायक मूल्य। त्रुटि के स्थान की आराधना करें। भविष्य में क्या हो सकता है और आप अच्छा प्रदर्शन करने के लिए क्या होते देखना चाहते हैं, इसके बीच का अंतर आपको सहनशीलता प्रदान करता है, और सहनशीलता समय के साथ कंपाउंडिंग को जादुई बना देती है। त्रुटि के लिए स्थान अक्सर रूढ़िवादी बचाव के जैसा नजर आ सकता है, लेकिन अगर आपको खेल में बनाए रखता है, तो यह वापस अपने मूल्य का कई गुना भुगतान सकता है। वित्त निर्णयों की चरम सीमाओं से बचें। समय के साथ हर किसी के लक्ष्य और कामनाएं बदल जाते हैं, और जितने चरम आपके अतीत के निर्णय होंगे, आगे बढ़ने पर उतना ही अधिक आपको उन पर पछतावा होगा। आपको जोखिम को पसंद करना चाहिए, क्योंकि यह समय के साथ प्रतिफल प्रदान करता है, लेकिन आपको विनाशकारी जोखिम से बचना चाहिए, क्योंकि यह आपको भविष्य में वे जोखिम लेने से रोकता है जो अच्छा प्रतिफल चुका सकें। जो खेल आप खेल रहे हैं उसे परिभाषित करें, और ध्यान रखें कि आपका व्यवहार उन लोगों से प्रभावित न हो जो आपसे अलग खेल खेल रहे हैं। अव्यवस्था का आदर करें। होशियार, जानकार और तर्कसंगत लोग वित्त में एक दूसरे से असहमत हो सकते हैं, क्योंकि लोगों के लक्ष्य और कामनाएं एक दूसरे से अत्यंत अलग होते हैं। कोई एकमात्र सही उत्तर नहीं होता, बस वह जो आपके लिए काम करता है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे लिए क्या काम करता है, जो कि हम देखेंगे अध्याय 20 में। ये अध्याय आपको अच्छा लगा, ये ऑडियो बुक अच्छा लगा, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा 500 सब्सक्राइबर्स का एक माइलस्टोन अचीव हो पाएगा। इसमें आपकी सहायता की ज़रूरत है, ज़रूर सहायता करें। शुक्रिया, धन्यवाद। मिलते हैं अगले अध्याय में।